Accounting is a process. Accounting is a systematic process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting. Definition है. This is the definition. Accounting is a systematic process of recording. ये recording क्या होता है? पता नहीं. Classifying. ये classifying क्या होता है? पता नहीं. Summarizing. No idea. Analyzing. Interpreting. What? The financial transactions and communicating the results to the users thereof. And you have to learn this definition. Don't ever learn anything without understanding it. Otherwise, एक दो दिन में भूल जाओगे, और नहीं भी भूलोगे तो ऑर्डर आगे पीछे हो जाएगा. अकाउंटिंग में समराइजिंग, क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्या क्या होता था. नो, द मोमेंट यू चेंज द सीक्वेंस, प्रोसेस खत्म, जीरो कर दिया आपने, वो मीनिंगलेस हो गया. वो मीनिंग तो इसी ऑर्डर में होगा. You are recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting what? The financial transactions and events of a business. And what will happen eventually? Communication of the results to the various users. So we will understand one process at a time. First step is identification. Before you start the process, कि transactions, business transactions को accounts में डालना, accounting करना. First step is identification. सर क्या आइडेंटिफाई करना है? आपका जो मेन पर्पस है ना, किसी का भी अकाउंट बनाने का मेन पर्पस होता है टू चेक द प्रॉफिटेबिलिटी. कि मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है मुझे पता ही नहीं है, अभी बाद में आऊंगा, लेकिन ये तो पता है ना प्रॉफिट और लॉस क्या होता है. तो किसी भी इंसान का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यही होगा कि ये कैलकुलेट करना कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट्स में चल रहा है या लॉसेस में चल रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव. और भी बहुत सारे हैं, दे विल फॉलो, बट ये तो एक आम आदमी को भी पता होगा कि अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस. बट वो अचीव करने के लिए, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसका पहला स्टेप ही क्या है? आइडेंटिफिकेशन. What is the foremost objective of accounting? Objective. Ascertainment of profit or loss. किसका प्रॉफिट और लॉस? बिजनेस. किसका प्रॉफिट और लॉस? बिजनेस. तो जो ट्रांजैक्शंस आपने करी, आपको आइडेंटिफाई करनी है आउट ऑफ दोस ट्रांजैक्शंस which are related to your business. सर मतलब बिजनेस में तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होंगी, इसमें प्रोसेस कैसा? नो, यू नीड टू आइडेंटिफाई. कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा बैंक अकाउंट है बिजनेस का, उसमें से मैंने पेमेंट कर दी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए. कैन आई यूज फर्म्स मनी टू मीट माई पर्सनल एक्सपेंसेस? Yes, I can. As an owner of the business, I can. Definitely I can. But that will not be considered as a business expense. As an owner of the business, you can use money of the business to meet your personal expenses. But the money spent outside the business will not be considered as a business expense for the ascertainment of profit or loss. Otherwise, तो फिर तो आप चीटिंग करेंगे कि आप पर्सनल खर्चे, मैं घर के लिए खाना खरीद रहा हूँ, घर का रेंट पे कर रहा हूँ, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहा हूँ, क्या मैं उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकता हूं? आप जितने एक्सपेंसेस दिखाएंगे आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या कम होंगे? कम होंगे. एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू क्या होंगे? आपके इनफ्लोज, कि आपने पैसे कमाए कितने, एक्सपेंसेस आपके खर्चे, आपने पैसा खर्च कितना करा. तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्सपेंसेस जितने ज्यादा दिखाएंगे प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम हो जाएगा. इतनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है?
तो आप क्या चाहोगे कि आपके प्रॉफिट्स ज्यादा दिखें या कम दिखें? प्रॉफिट ज्यादा दिखे, उससे क्या एडवांटेज होगी? प्रॉफिट्स ज्यादा दिखाना चाहोगे अगर अगर तो उससे आपका फायदा क्या होगा? व्हाई वुड यू वांट टू शो हाई प्रॉफिट्स? नो, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, that can be the only reason. Showing more profits than what they actually are, inflated profit show करने का एक ही रीजन हो सकता है, you are trying to attract investments. What if you don't need money? भाई मैं अपने बिजनेस में खुश हूं, मुझे नहीं चाहिए इन्वेस्टमेंट, मुझे नहीं चाहिए किसी और का पैसा, तो क्या आप इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखाना चाहोगे? मेरे को बैंक से लोन चाहिए तो भी मेरी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, मुझे किसी से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो भी देखेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं चाहिए किसी का पैसा, आई हैव सफिशिएंट मनी टू रन माय बिजनेस, तो क्या मैं इन्फ्लेटेड प्रॉफिट्स दिखाना चाहूंगा? नहीं दिखाना चाहूंगा। तो फिर मैं क्या करने की कोशिश करूंगा? मैं अपना टैक्स कम करने की कोशिश करूंगा, यस और नो? अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश करूंगा, टैक्स की चोरी करने की कोशिश करूंगा, टैक्स इवेजन कहते हैं उसे। तो उस केस में मैं क्या एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाना चाहूंगा? यस और नो? अगर मेरा रेवेन्यू है, कलेक्शन है फॉर एग्जांपल 50 लाख, आपने सामान बेचा, सर्विस रेंडर करी, आपके पास कितने आए? 50 लाख। एज अ बिजनेस एंटिटी आपने जितना भी पैसा कलेक्ट किया उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं। तो अगर मैंने 50 लाख कलेक्ट करे और मेरे एक्सपेंसेस थे 30 लाख, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 20 लाख। मेरी टैक्स लायबिलिटी किस पे कैलकुलेट होगी? 20 लाख या 50 लाख? 20 लाख इनकम पे। इनकम टैक्स इज पेड ऑन योर इनकम। तो अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट नहीं करनी, मुझे किसी से कोई लोन नहीं लेना, तो फिर मैं क्या टैक्स लायबिलिटी कम करने की कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा? तो मैं एक्सपेंसेस इन्फ्लेटेड दिखाने की कोशिश करूंगा कि नहीं करूंगा? यस और नो? ताकि मेरा इनकम कम आए और मेरी टैक्स लायबिलिटी कम हो। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप ही क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन, कि बिजनेस एक्सपेंसेस, बिजनेस ट्रांजैक्शंस ही आप अकाउंट्स में दिखा सकते हैं, पर्सनल ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो अगर आप बिजनेस का कोई पैसा पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज कर रहे हो, तो दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। क्लियर? एक चीज तो यू हैव टू आइडेंटिफाई, पैसा हो सकता है बिजनेस का यूज हो रहा हो मल्टीपल चीजों के लिए। फर्स्ट स्टेप वुड बी आइडेंटिफिकेशन कि इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, एंड आउट ऑफ दैट कौन सी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं? अ ट्रांजैक्शन व्हिच इज रिलेटेड टू द बिजनेस एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने मुझे फीस दी, इज इट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन? यस, इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप होमवर्क करके नहीं आए, एग्जाम्पल, आप होमवर्क करके नहीं आए और मैंने आपको खड़ा कर दिया 2 घंटे के लिए कि आप होमवर्क करके नहीं आए। नहीं, पिटाई भी हो सकती है कि एक्सेप्शनल सिनेरियोज में, बट अभी प्यार से, अभी नए नए हैं तो वी विल गो स्लो। तो आपको 2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया, कैन इट अफेक्ट माई बिजनेस? हो सकता है आप उसके बाद आओ ही ना, हो सकता है, या तो हो सकता है हमेशा होमवर्क करके आओ, हो सकता है बाकी लोग भी अब होमवर्क करना शुरू कर दे कि इसको पनिश कर दिया तो फिर हम भी कर ही सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस तो एडवर्स भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। माय पॉइंट इज दिस इवेंट रिलेटेड टू द बिजनेस? डेफिनेटली यस, क्योंकि मेरे प्रेमाइसेस में हो रहा है। इट इज, आपको मैंने पनिश क्यों करा, तो इज इट रिलेटेड टू द बिजनेस इन द सेंस कि क्या इसका ट्यूशन से कोई लेना देना है? डेफिनेटली, but can it be measured in terms of money? No. So not all the events will be entered in the books of accounts. Only those events or transactions will be recorded which can be measured in terms of money. आपने बहुत अच्छा आंसर दिया, मैंने कहा कि वाह मजा आ गया, तारीफ, ठीक है ना? Is it a financial event? No. मैंने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया,
तो क्या आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे दोगे? सो द क्वालिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ द efficiency of the staff, management, it cannot be measured in terms of money, so it cannot be recorded in the books. कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें कहते हैं कि इनका ये वाला स्टाफ बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, इनका बिजनेस ही इस वजह से चल रहा है। होता है कि नहीं होता? कुछ कंपनीज में टॉप लेवल पे कुछ लोग होते हैं या एम्प्लॉइज होते हैं, किसी स्कूल में भी कि सर ये स्कूल जो चल रहा है ना इस टीचर की वजह से ही चल रहा है, होता है कि नहीं होता? बट क्या उनका टैलेंट या क्वालिटी वो अकाउंट्स में कहीं आता होगा? तो अकाउंटिंग के हम आगे जाके देखेंगे कि बहुत ही बड़ी लिमिटेशन होती है, अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑल दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वो अकाउंट्स में नहीं दिखा सकते। तो फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट, सेकंड स्टेप इज मेजरमेंट। आइडेंटिफिकेशन क्लियर? क्लियर आइडेंटिफिकेशन। मेजरमेंट, मेजरमेंट, मेजरमेंट में क्या हो रहा है? जो भी ट्रांजैक्शन हम बुक्स में दिखाएंगे, क्या बुक्स वो भी देखते हैं, उनको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करना पड़ेगा। कह रहे मतलब मैंने कोचिंग सेंटर के लिए 10 टेबल्स खरीदे, 10 टेबल्स, एक टेबल है लेट अस अज्यूम 5000 रुपीज का, तो मैं अपने अकाउंट्स में क्या दिखाऊंगा? सो यश 10 टेबल्स, 10 टेबल्स 5000 ईच, या कुछ और तरीके से दिखाऊंगा? 10 टेबल्स, तो नंबर ऑफ टेबल्स दिख रहे होंगे उसमें अकाउंट्स में मेरे? नहीं। तो अकाउंटिंग कैसे होती है? फर्नीचर 50,000 कैसे आ रही होगी? फर्नीचर 50,000। वो कैटेगराइजेशन नहीं करेगा कि कितने टेबल हैं कितने चेयर हैं। तो जो मेजरमेंट प्रोसेस है वो जो भी आपने खर्चा किया एक पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड, टेबल खरीदा फर्नीचर में दिखाओ, चेयर खरीदी फर्नीचर में दिखाओ, जब भी खरीदी उसको फर्नीचर में दिखाओ, और वो मॉनेटरी टर्म्स में बस कंसोलिडेट होती रहेगी। तो आपको पता चलेगा कि आपके पास फर्नीचर कितना है, अकाउंट्स देख के, अकाउंट्स मतलब कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के वहां पे आ रहा होगा फर्नीचर है इनके पास 5 लाख रुपए का। बट क्या आप अकाउंट्स देख के ये बता सकते हो कि इसमें कितने टेबल हैं कितने चेयर्स हैं? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के नहीं बता सकते। तो मेजरमेंट में क्या हो रहा है? इन टोटल लिखा जाता है कि आपके पास जो एक, अगर फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, तो एक बस आ रहा होगा लैंड एंड बिल्डिंग 1 करोड़, उसमें कितने बेडरूम्स हैं, क्या रूम्स हैं, क्या नहीं है, वो सब नहीं आ रहा होगा। आइडेंटिफिकेशन क्लियर, मेजरमेंट क्लियर। अब ये कलेक्टिवली अकाउंटिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप माने जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट साइमल्टेनियस। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट आर डन साइमल्टेनियसली as far as the accounting process is concerned. As far as the accounting process is concerned, identification and measurement are done simultaneously. कि आपने business transaction identify करी और उनको monetary terms में measure कर लिया. First step of the accounting process. So what is the second step of accounting process? Recording. Recording. आप first time जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई कर ली, मेजर कर ली, फर्स्ट टाइम अकाउंट्स में एंटर कर रहे हो, फर्स्ट टाइम अकाउंट्स में एंटर कर रहे हो। तो रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? रिकॉर्डिंग का मतलब क्या है? एंटरिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार बिजनेस ट्रांजैक्शंस किसी जगह पे आप लिख रहे हो, कहां लिख रहे हो? उस बुक का नाम क्या होता है? एनी आइडिया? रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? जर्नल। इनको कहते हैं जर्नल एंड सब्सिडरी। आगे जाके हम सीखेंगे रिकॉर्डिंग होती है जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स में। तो सब्सिडरी बुक्स क्या है? सब डिविजन ऑफ जर्नल ही है और कुछ नहीं है, सब डिविजन ऑफ जर्नल ही है। तो जर्नल इज ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो रिकॉर्डिंग कहां पे होती है? तो पता होने और ना पता होने में ना 2-2 मिनट 5-5 मिनट के ही फर्क रहेंगे, ठीक है ना? तो एक हफ्ते में सब एक लेवल पे आ जाएंगे, ओके? बट अंडरस्टैंडिंग पे फोकस होना चाहिए। इट इज नॉट अ रेस, इट इज नॉट अ रेस, so don't treat it as a पॉइंट। रिकॉर्डिंग कहां पे होती है?
What is a journal? It is a book. It is a book of account where the transactions are being recorded. तो हम देखेंगे आगे जाके कि जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स कलेक्टिवली रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इनिशियली आपसे अगर पूछा जाए रिकॉर्डिंग कहां हो रही है, जर्नल, तो अगर आप बोलेंगे जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स, दैट इज इवन बेटर, बट वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर सब्सिडरी बुक्स. सब्सिडरी बुक्स और कुछ नहीं, वो सब डिविजन ऑफ जर्नल ही है. दोनों का पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस. ऑल्टरनेट नेम ऑफ जर्नल, वेरी गुड, मैंने बताया. एक और नाम बताओ फिर आप. नहीं, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक ऑफ प्राइम एंट्री. इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन ही यहाँ रिकॉर्ड हो रही है, फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन ही यहाँ रिकॉर्ड हो रही है. कोई बिजनेस करो, आप कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? सर मेरे को नहीं करना कोई बिजनेस. करना है बिजनेस? चलो करो, बताओ कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? फर्नीचर, ठीक है. फर्नीचर डीलर हो आप, मैन्युफैक्चरर हो या डीलर हो? मैन्युफैक्चरर होता है जो खुद बना रहा है, डीलर होता है जो बना बनाया सामान खरीदता है और आगे बेच देता है. ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर हो? ट्रेडर, ठीक है, सिंपल सा काम, बना बनाया आएगा आगे बेचेंगे. ट्रेडर, रिटेलर, एक ही बात, सही है. अब ध्यान से देखना, आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो, तो जो जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं कि आपने किसी से सामान खरीदा, आपने किसी से सामान खरीदा. अब जैसे जैसे कोई भी टर्म आए, कोई भी टर्म आए और आपको उसका मीनिंग ना पता हो ना, बस हैंड रेज करना, क्योंकि फर्स्ट टारगेट आपका होना चाहिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो, बिकॉज अकाउंटेंसी इज ऑल्सो अ लैंग्वेज. आप एक नई लैंग्वेज सीख रहे हो, अगर वोकैबुलरी वीक है तो कॉम्प्रिहेंशन इम्पॉसिबल है. कॉम्प्रिहेंशन, आप अपना ही मीनिंग निकाल रहे होंगे. तो फर्स्ट स्टेप शुड बी कि मैं कोई भी सेंटेंस बोल दूं, उसमें कोई भी नया वर्ड आए, सर इसका मीनिंग, सर इसका मीनिंग, प्लीज. तो जैसे कि मैंने बोला कि आपने अपने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा, उसको टर्म दिया जाएगा गुड्स. क्या बोलेंगे हम उसको? गुड्स. तो गुड्स किसके लिए टर्म यूज करी जाती है? इसको बोलते हैं फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड. फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड, जिस चीज में आप डील करते हो. तो अगर आप फर्नीचर डीलर हो तो फर्नीचर आपके लिए क्या हो गए? गुड्स. अगर आपकी स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी क्या हो गई आपके लिए? गुड्स. तो गुड्स होते हैं एनीथिंग इन विच यू डील. आइटम्स ऑफ ट्रेड, जो आप सामान खरीद रहे हो बेचने के लिए, ठीक है. अब आप कि मैं बस ये डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या ट्रांजैक्शन होंगी. आपने फर्नीचर खरीदा, आपने फर्नीचर बेचा, क्या इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन होगी? कुछ नहीं होगा बिजनेस में, बस फर्नीचर आता है और फर्नीचर जाता है. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग. अब आपने बिजनेस सेटअप करा और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, एम्प्लॉइज हो सकते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकते हैं. बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस चलाने के लिए, यस और नो? तो हर रोज कुछ ना कुछ हो रही होंगी ट्रांजैक्शंस, which may be less than 10, which may be more than 100, depending on the size of the business. So volume of transactions, they depend on the size of the business. आप अपनी डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो. जैसे भी ये फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, ए, मैं अब ए बी सी डी में बात करूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है. तो कुछ लोगों को बड़ा मजा आता है कि मैंने आंसर दिया, तभी मजा आता है जब आंसर दिया. जब नहीं दिया ना, फिर वो कहते हैं सर प्लीज रिकॉर्डिंग अपलोड मत करना. जो भी क्लासेस है वो सारी रिकॉर्ड होंगी, रिकॉर्डिंग्स अपलोड होंगी, वो आप कभी भी व्यू कर सकते हैं, तो आपकी रिविजन में हेल्प करेंगे. तो बट बीच में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे. सो डबल ए और सिंगल ए? डबल ए. हाँ, मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? किसे बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर? इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डेट एंड एंड्स एट दिस डेट. Exactly, but basically a time period in which the business is giving out the profit. और उसके बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है.
हाँ, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? वेरी क्लोज, रॉन्ग। January 27 जनवरी? 27. अरे मतलब पहली बार सुना है। First April to 31st March. 1 April to 31 March, 1 April to 31 March, यही तो कह रही थी मैं, देखो यार, बट मेरे बताने का मन नहीं था। 1 April फाइनेंशियल ईयर होता है, a year in which the life of the business is broken down. बिजनेस की लाइफ तो अनलिमिटेड है, बट we need to assess the performance at regular intervals. We need to assess the performance of the business at regular intervals, because of which we break down the life into small intervals. So financial year, it starts from 1st April, ends at 31st March, on 31st March. But that is in India. हर कंट्री का फाइनेंशियल ईयर अलग हो सकता है। कुछ 1 जुलाई टू 30 जून फॉलो करते हैं, कुछ जैन टू दिसंबर फॉलो करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स फॉलो करती हैं। इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च अभी फॉलो होता है, क्योंकि हमारा बजट फरवरी में आता है। वो फिस्कल पॉलिसी अलग हो गई, बट फिस्कल ईयर भी हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही है। फिस्कल ईयर भी जो हम अभी फॉलो कर रहे हैं ना, वो गवर्नमेंट के बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बट गवर्नमेंट बजट भी तो फरवरी में लॉन्च हो रहा है, और it comes into picture or the laws are applied from 1st April. Financial year clear? 1st April से 31st March. Okay? मैं आपको बस अभी रिकॉर्डिंग ही बता रहा हूं, बट मैं ये बता रहा हूं कि मेरे को एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए अभी आपको बहुत सारी टर्म्स बतानी पड़ेंगी, वही आपकी बेस स्ट्रॉन्ग करेंगी। तो डोंट जस्ट फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, फोकस ऑन एवरी न्यू वर्ड दैट यू आर लिसनिंग टू। ये कैलेंडर ईयर क्या होता है? कैलेंडर ईयर, अगर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, कैलेंडर ईयर क्या होता है? करेक्ट, 1 जैन टू 31 दिसंबर। तो बस ये नॉलेज से हमारी अकाउंटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बट आगे जाके हम देखेंगे कि क्वेश्चन वाइज वो जैन टू दिसंबर भी फॉलो कर रहे होंगे। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली कि वो फॉलो क्या कर रहे हैं। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, इट इज अज्यूम्ड कि फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कोई डाउट? हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग। अब आपकी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही हैं, तो सोचो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, कुछ भी आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी होंगी। पूरे 365 डेज में कितनी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो चुकी होंगी? थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस और हंड्रेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस एटलीस्ट कि दिन में 3 ट्रांजैक्शन भी हो रही हैं तो भी 1000 क्रॉस हो जाएंगी एवरेज बेसिस पे। तो अगर मैं आपके सामने ये 1000 ट्रांजैक्शन रख दूं, व्हाट इज जर्नल डूइंग? इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर द ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड डेट वाइज। तो अगर मैं आपके सामने बिजनेस का जर्नल रख दूं, तो क्या बता सकते हो उसमें से प्रॉफिट कितना है? नहीं बता सकते, सिर्फ 1000 ही तो ट्रांजैक्शंस हैं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं आपके सामने जर्नल रख दूं बिना कोई कैलकुलेशन करे, तो जर्नल से आप बिजनेस का प्रॉफिट बता सकते हैं विदाउट कैलकुलेशंस, कि जर्नल प्रॉफिट बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बट सर हमने तो प्रॉफिट्स ही कैलकुलेट करने थे, तो ये तो बता ही नहीं रहा, जर्नल तो प्रॉफिट बता ही नहीं रहा, फिर हमने जर्नल बनाया ही क्यों? डाउट आ सकता है ना कि जब वो मेरा प्रॉफिट बता ही नहीं रहा तो हमने बनाया ही क्यों? इतनी मेहनत कर दी खामखा, 1 साल के बाद पता चला इससे तो प्रॉफिट ही नहीं पता चल रहे। लेकिन उसका पर्पस वो था भी नहीं। जर्नल का पर्पस ही क्या था? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। आपने हर एक डेट पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी हुई है, तो आप कभी भी देखना चाहोगे 1 अप्रैल को क्या ट्रांजैक्शन हुई थी, तो जर्नल बता देगा। कब किससे क्या सामान खरीदा था, जर्नल बता देगा। जर्नल का पर्पस ही क्या है? मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो हो गई रिकॉर्डिंग। चलो अब मैंने कहा कि जर्नल से
देख के मुझे ये बता दो कि आपने टोटल सैलरीज कितनी पे करी इस साल। आप हर महीने सैलरीज पे करेंगे, यस और नो? कोई कंपनी 7th को पे करती है, कोई 1st को पे करती है, बट हर मंथ सैलरी पे कर रहे होगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि जर्नल ले लो। चलो प्रॉफिट नहीं बता पा रहे, कोई बात नहीं, ये लो जर्नल। मुझे बस ये बता दो कि इस साल आपने कितनी सैलरीज पे करी बिना कैलकुलेशन करे एडिशनल। क्या जर्नल से ये बता सकते हो कि कितनी सैलरीज पे करी बिना कैलकुलेशन करे? क्या जर्नल ये रिप्रेजेंट कर रहा है? कहीं ऐसा कोई जर्नल में आ रहा है कि टोटल सैलरीज पेड ड्यूरिंग द ईयर वर दिस मच? आ रहा है यस और नो? इट मे बी यस, इट मे बी नो। आई नो, और मतलब आंसर वुड बी यस, नो और नो आइडिया। ठीक है ना? नो या नो आइडिया, बोथ स्टार्ट विद नो। नो कि मतलब जर्नल से ये नहीं पता चल सकता सर बिना एडिशनल कैलकुलेशन करे कि टोटल सैलरीज कितनी है? पता चल सकता है? पता चल सकता है? अच्छा चलो आएंगे आप, आई विल गेट बैक टू यू बोथ ऑफ यू। पता नहीं, ओके ठीक है। तीनों ऑप्शंस एक्सरसाइज हो गए, मतलब इतने कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे थे, मुझे लगा आंसर देने वाले हो, लेकिन ठीक है, अच्छा है। आपने सैलरीज पे करी फॉर एग्जांपल 7th ऑफ एवरी मंथ। सर देखो ना, आप निकालो 7 अप्रैल का, निकालो ट्रांजैक्शन, तो 7 अप्रैल देखो कितनी सैलरीज पे करी, उसको लिख लो कहीं। फिर 7th में निकालो, उसको लिख लो कहीं। फिर 7 जून, 7 जुलाई, 7 अगस्त, ऐसे हर महीने का निकालो, लिख लो कहीं, उसको टोटल कर लो। माय पॉइंट इज, क्या जर्नल के बाद आपको कुछ एडिशनल कैलकुलेशंस करनी पड़ी वो कैलकुलेट करने के लिए? अगर उसका आंसर यस है तो फिर उससे डायरेक्टली नहीं पता चला इसका मतलब। तो जर्नल से नहीं पता चला कि आपने सैलरीज कितनी पे करी। जर्नल से मैं, अच्छा चलो छोड़ो, सैलरी छोड़ो, आपने कितने गुड्स परचेज करे ईयर में, पता चल सकता है जर्नल से? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। मतलब फिर फायदा ही क्या है उसका? पर्पस ही क्या है? डे टू डे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, सिस्टम। बस अब रिकॉर्डिंग होती जा रही है, रिकॉर्डिंग होती जा रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में यूटी हुआ, जब भी यूटी हुआ उन्होंने मार्क्स लिख लिए, फिर एक हर सब्जेक्ट का यूटी हुआ, हर सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, तो मैं बोल रहा हूँ अच्छा बताओ कितने परसेंट आए, तो बिना कैलकुलेशन के परसेंटेज दिख सकती है उनके रिकॉर्ड से। वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करते गए ताकि जब इसको समराइज करना हो तो डेटा तो हो एक जगह। तो जब रिपोर्ट कार्ड होती है तो वो समराइज फॉर्म में आती है, बट रिकॉर्डिंग डायरेक्टली रिपोर्ट कार्ड में ही होती होगी? नहीं, वो अपने एंड पे रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, फिर उसके बाद उसको कंसोलिडेट करेंगे। कमिंग बैक टू द बिजनेस एक्टिविटी, आपका पर्पस क्या है जर्नल बनाने का अनुष्का? जर्नल बनाने का पर्पस क्या है? टू रिकॉर्ड, टू मेक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस मेंटेन करने के लिए, बस। ठीक है जी। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग हो गई, रिकॉर्डिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लासिफिकेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? एनीवन? कैटेगराइजिंग, वेरी गुड। तो यहां पे क्या हो रहा है? ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। अब आप क्या कर रहे हो? ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड हो गई, वो तो इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, उससे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो आपने कहा ऐसा करो, सेल्स, सेल्स जो सामान बेचा वो सारी एक ही जगह पे दिखाओ, सेल्स एक ही जगह पे दिखाओ। तो उससे क्या होगा? जो भी सेल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है वो सब एक ही पेज पे आ गई। कह रहे जो जो सैलरीज पे करी उसको एक ही पेज पे दिखाओ। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, रेंट जो जो पे करा वो सब एक ही पेज पे दिखाओ, मतलब सबका सेपरेट एक पेज असाइन कर दो, एक या दो या तीन डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, बट एक जैसी ट्रांजैक्शंस एक साथ दिखाओ, एक जैसी ट्रांजैक्शंस एक साथ दिखाओ। तो उसका पर्पस क्या होगा सर? कि अगर आपको ये देखना है कि आपने उशांक को भी सेल्स करी, आपने आरुष को भी सेल्स करी, आपने सुयश को भी सेल्स करी, सामान बेचा, अब एट द एंड ऑफ द ईयर यू वांट टू नो कि आपने इसको कितना सामान बेचा, तो आप डायरेक्टली जाके इसका अकाउंट देखोगे ना, इसका अकाउंट देखोगे, उसको बोलते हैं लेजर।
क्या बोलते हैं उसको? लेजर। तो क्लासिफिकेशन मतलब ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। कहां पे होती है क्लासिफिकेशन? उस बुक को कहते हैं लेजर। तो लेजर में क्या होता है? सबका सेपरेट अकाउंट क्रिएट हो जाता है। सबका सेपरेट अकाउंट क्रिएट करने का पर्पस होता है कि अगर आपको उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन देखनी है तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द एंटायर जर्नल यू जस्ट फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर आइटम्स लेजर अकाउंट। तो उससे क्या होगा? उससे रिलेटेड पूरे साल में जो भी ट्रांजैक्शन हुई है वो सब एक ही जगह पे आ गए। तो लेजर देख के आपको ये पता चल सकता है कि आपने टोटल सैलरीज कितनी पे करी। लेजर में दिखेगा कि सारी लेजर में आपकी सारी ट्रांजैक्शन भी आती है और एट द एंड ऑफ द पीरियड टोटल भी होता है। तो सैलरीज पता चल जाएंगी, बिल्कुल पता चल जाएंगी। क्या ये पता चल जाएगा टोटल गुड्स कितने परचेज करे? परचेजेस अकाउंट सेपरेट बना होगा। क्या ये पता चल जाएगा राम से कितने पैसे लेने हैं, श्याम से कितने पैसे लेने हैं, एलेक्स को कितने पैसे देने हैं, माइकल को कितने पैसे देने हैं, किससे कितने पैसे लेने हैं, किसको कितने पैसे देने हैं? क्या इंडिविजुअली हर एक का एक्चुअल बैलेंस आपको पता चल जाएगा? यस और नो? पता चल जाएगा। यस और नो? तो लेजर क्या है? इट इज अ बुक in which separate accounts are maintained, but similar transactions will be recorded at one place। मतलब एक ही अकाउंट में सब नहीं आ रहा। मतलब सर ये अकाउंट क्या? अकाउंट, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? मतलब अगर आपने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर अकाउंट क्रिएट होगा, अकाउंट क्रिएट होगा, उसके नाम से फर्नीचर अकाउंट क्रिएट होगा। तो पूरे साल में आपने 15 अगस्त को कुछ फर्नीचर खरीदा, आपने 31 अक्टूबर को कुछ खरीदा, फिर जब जब खरीदा रिकॉर्ड हुआ होगा क्या? वो रिकॉर्ड तो हो गया, रिकॉर्ड तो सब कुछ हुआ, लेकिन रिकॉर्ड जर्नल तो डेट वाइज बन रहा है। जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल मैनर, डेट वाइज। क्या कहते हैं उसको? डेट वाइज। मतलब क्रोनोलॉजिकल। यार आपके डैड को ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद उनको कंफ्यूजन होगी, ओरिएंटेशन ना, वो मतलब लिंक किया था ना, तो उनको बता देना कि कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं तो इसलिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल मैनर मतलब एज एंड व्हेन समथिंग हैपेंस, डेट वाइज। तो जो जर्नल बन रहा है वो तो डेट वाइज बन रहा है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल अप टिल 31 मार्च। तो वो पूरे साल का एक साथ। तो क्या ऐसा होगा कि 1 अप्रैल को उसमें सिर्फ परचेज आ रही है? नहीं, 1 अप्रैल को जो भी ट्रांजैक्शन हुई, हो सकता है आपने कोई सैलरी पे करी हो सकता है आपने कुछ भी खर्चा करा हो सकता है सामान बेच के कुछ पैसे आए हो। 1 अप्रैल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल को आ रही होंगी, 2 अप्रैल की ट्रांजैक्शन 2 अप्रैल पे आ रही होंगी। तो जर्नल तो डेट वाइज बनता गया, बट लेजर कैसे बनता है? लेजर बनता है अकाउंट वाइज। लेजर बनता है अकाउंट वाइज। अकाउंट वाइज का मतलब परचेज अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, सैलरीज अकाउंट अलग, फर्नीचर अकाउंट अलग, लैंड एंड बिल्डिंग अलग, कंप्यूटर अलग, सबका एक एक सेपरेट अकाउंट बन रहा है। अब उससे रिलेटेड जो जो ट्रांजैक्शन है पूरे साल में वो उसके अकाउंट में आ रही होंगी। फर्नीचर, आपने टेबल खरीदा, फर्नीचर अकाउंट में आएगा। आपने चेयर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट में आ रहा होगा। लेकिन जब जब खरीदा तो उसमें वो डिटेल्स आ रही होंगी। अब आपको चेक करना है, गुड क्वेश्चन, कि सर फिर ना तो एंड में पता चल रहा है कि हमने खरीदा क्या था, हमें ये पता कैसे चलेगा कि एंड में हमारे पास कितनी टेबल चेयर है? अगर वो तो फर्नीचर अकाउंट में तो नहीं आ रहा। फर्नीचर अकाउंट में बस क्या आ रहा है? किस किस दिन कितना कितना फर्नीचर खरीदा। अगर आपको एक्चुअल डिटेल चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल आपने 20 जुलाई को ना 1 लाख का फर्नीचर खरीदा, सर डिटेल चाहिए कि इसमें खरीदा क्या था। वो तो ठीक है, टोटलिंग तो हो गई प्रॉफिट और लॉस के लिए, बट एज अ बिजनेस ओनर आई वांट टू नो कि ये 1 लाख का क्या खरीदा था। रिवर्स, जर्नल पे जाओ। तो जब जर्नल एंट्री हुई तो वहां पे क्या होगा? जब भी कोई जर्नल एंट्री हो रही है तो उसके नीचे ना डिटेल्स ऑफ द ट्रांजैक्शन आती है, उसको बोलते हैं नरेशन। वो हम जर्नल इज अ सेपरेट चैप्टर, बट द पॉइंट इज कि जो डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन है कि आपने कितनी टेबल खरीदी, कितनी चेयर खरीदी, वो जर्नल की डिटेल में आ रहा होगा। बट लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या आपको जरूरत है कि आपने कितने चेयर खरीदे, टेबल खरीदे? नो। क्या बैंक इस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि आपने फर्नीचर कितने का खरीदा हुआ है, या इस चीज में इंटरेस्टेड होगा कि आपके टेबल चेयर कितने हैं, फर्नीचर में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है?
कितने की बिल्डिंग है, कितने का आपने पैसा, कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो इतनी माइन्यूट डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं होगा। तो एक्सटर्नल यूजर्स, बाहर वाले, इतनी माइन्यूट डिटेल्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। बट एज अ बिजनेस ओनर यू वुड वांट टू नो कि आपके पास लैपटॉप्स हैं कितने, क्योंकि वो तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दिखा रही है कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स 5 लाख रुपीस, वो नहीं बता रही कि कितने लैपटॉप हैं। तो फिर तो चोरी हो गए तो पता भी नहीं चलेगा। नहीं, तो आपको अगर चेक करना है तो वो आपके पास जर्नल है, आपके पास लेजर है। तो हर एक चीज का पर्पस अलग है, हर एक चीज का पर्पस अलग है। तो लेजर से क्या ये पता चल जाएगा कि टोटल रेंट कितना पे करा, ये पता चल जाएगा। टोटल कंप्यूटर्स कितने खरीदे इस साल पता चल जाएगा। मनी स्पेंट ऑन कंप्यूटर्स पता चल जाएगी। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नहीं पता चलेगा, बट मनी स्पेंट, तो टोटल अमाउंट ऑफ कंप्यूटर्स परचेज्ड इन द ईयर पता चल जाएगा। मॉनेटरी वैल्यू यस पता चल जाएगी। कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, हमारा तो सर ऑब्जेक्टिव ही क्या था अकाउंटिंग का, ये कैलकुलेट करना कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो क्या प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है लेजर से? यस और नो? नो? yes, no, yes, no to all, 3-2 towards yes, 4-2, तो आपका वोट अब मैटर नहीं करता। ओके, प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्मूला क्या बताया, टोटल इनफ्लोज माइनस टोटल आउटफ्लोज। कितने पैसे आपने अर्न करे माइनस कितना खर्चा हुआ। सेल्स मतलब रेवेन्यू में इंक्लूडेड होती है सेल्स, क्योंकि और भी इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, तो अभी वो डिटेल में जा ही नहीं रहे। टोटल इनफ्लोज माइनस टोटल आउटफ्लोज। ठंड लग रही है तो बोल दो ना, मतलब ऐसे सुपड़ के वो नहीं होगा कुछ। ध्यान से देखेंगे, आपने कहा कि लेजर से आपको प्रॉफिट पता चल सकता है, कैसे? So, ledger में सारी चीजें इकट्ठी लिखी हैं। सब कुछ तो आ गया सर, सेल्स अकाउंट सेल्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, परचेजेस परचेज, कितना purchase furniture करेगा, तो कैसे निकालूं प्रॉफिट बताओ। तो उससे पहले हम सारे विदाउट एक्सटर्नल हो। नहीं आप बताओ ना, नाउ यू जस्ट एक्सप्लेन। अच्छा, तो आपको रेवेन्यू का कहाँ पता चला? अभी तो बस ये पता चला कि आपने सेल्स कितनी करी। रेवेन्यू में तो सेल्स भी आ सकता है, रेवेन्यू तो हो सकता है कि आपने एफडी कर रखी थी, उस पर इंटरेस्ट अर्न किया, दैट इज ऑल्सो एन इनकम। आपने प्रॉपर्टी किसी को दे रखी थी, रेंट रिसीव्ड इज ऑल्सो एन इनकम, यस और नो? तो इनकम तो बड़ी सारी टाइप के हो सकते हैं, उनको भी कंसोलिडेट कर लिया, नहीं किया। तो लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता, लेजर से प्रॉफिट नहीं पता चल सकता। लेजर भी एक सेपरेट चैप्टर है, बट उसका पर्पस क्या था, ग्रुपिंग। उसका पर्पस सिंपल, सिर्फ और सिर्फ क्या था, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। तो अगर फर्नीचर का लेजर अकाउंट है तो वो सिर्फ यही बता सकता है कि आपने कब कब फर्नीचर खरीदा था, और अगर कुछ बेच दिया तो कब बेचा था, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास कितने का फर्नीचर पड़ा है। लेजर से प्रॉफिट और लॉस नहीं पता चल सकता, और अभी तक प्रॉफिट और लॉस ही नहीं पता चला। हमने तो अकाउंटिंग करनी इसलिए थी। नहीं, हर एक स्टेप का एक पर्पस है। कह रहे तो नहीं पता चला, तो चलो फिर एक और स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप, सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप क्या होता है, समराइजिंग। सबसे इंटरेस्टिंग स्टेप, सबसे दिमाग लगाने वाला स्टेप इस पूरे साल का। रिकॉर्डिंग भी सीखेंगे, क्लासिफिकेशन भी सीखेंगे, समराइजिंग भी सीखेंगे। 11th का सिलेबस यही खत्म हो जाएगा समराइजिंग पे, उसके बाद है एनालिसिस, वो सब 12th में। बट एज अ प्रोसेस तो सुन ले पहले। समराइजिंग, नाउ यू आर समराइजिंग, सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, सारी क्लासिफिकेशन हो चुकी है, नाउ यू आर समराइजिंग। कह रहे मेरे को प्रॉफिट तो अभी तक नहीं पता चले, तो अब जो ट्रांजैक्शन ऑलरेडी हो चुकी हैं, रिकॉर्ड भी हो चुके हैं, क्लासिफाई भी हो चुकी हैं, उनको अब समराइज कर रहे हैं ताकि पता तो चले प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो समराइजिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, समराइजिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, बता बेटा, इतने सारे आंसर दिए, एक और दे। समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप, preparation of trial balance. What is a trial balance? It is a statement which shows closing balances of all the ledger accounts
at one place. At one place. It is used. It is used to prepare the financial statement. It is used to prepare the financial statements. सर क्या होती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखते हैं बेटा, अभी यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक अकाउंटिंग, एक बिजनेस के लिए, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? इट इज अ स्टेटमेंट which shows closing balances of all the ledger accounts. Accounting, identification, measurement, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई जर्नल में, रिकॉर्डिंग से हमें प्रॉफिट नहीं पता चला, कह रहा प्रॉफिट तो छोड़ो, अभी तो कुछ भी नहीं पता चला, तो रिकॉर्डिंग के बाद हमने करी क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन कहां करी? लेजर में. सबके सेपरेट अकाउंट्स बने, वेरी गुड, लेजर बन गया. उसके बाद समराइजिंग, ट्रायल बैलेंस बन रहा है. व्हाट इज अ ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ ऑल द अकाउंट्स एट वन प्लेस. सेल्स का अकाउंट लेजर में डिफरेंट है, परचेज का डिफरेंट है, सबका सेपरेट 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 अकाउंट है, स्कैटर्ड है ना अभी भी तो सब कुछ. अब आपने एक अलग से स्टेटमेंट बनाई, ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा होता है? सेल्स कितनी थी इस साल? 5 लाख या 5 करोड़, सिर्फ फाइनल फिगर आ रहा है. सेल्स 5 करोड़, परचेजेस 2 करोड़, रेंट 10 लाख और 10,000, वट एवर द अमाउंट में बी, सबके फाइनल फिगर्स आ रहे हैं, सबके फाइनल फिगर्स आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए अगर एक साल का फाइनेंशियल रिजल्ट निकाल रहे हो तो फर्क पड़ता है कि आपने 1 अप्रैल को खरीदा या 31 मार्च को, क्योंकि आपके लिए क्या है? FY 22-23. तो FY 22-23 एक साल का आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, तो इट इज इमटेरियल कि वो आपने अप्रैल में खरीदा या मई में खरीदा या जून में खरीदा या मार्च में खरीदा, उस साल में खरीदा ना, उस साल का एक्सपेंस माना जाएगा. तो इसलिए सिर्फ टोटल से मतलब है, सिर्फ टोटल से मतलब है. यस और नो? तो ट्रायल बैलेंस में सिर्फ फाइनल फिगर्स आ रहे हैं, टोटल्स आ रहे हैं, which will help you in preparation of financial statements. What is a trial balance? Clear? ट्रायल बैलेंस पूरा एक चैप्टर है अलग. ट्रायल बैलेंस पूरा का पूरा एक चैप्टर है. ट्रायल बैलेंस की ही बात हो रही है. It is prepared to check the arithmetic accuracy. अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है. सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं, अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि बाद में जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आई एम नॉट गिविंग यू द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ समथिंग, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. क्योंकि अभी पर्पस क्या है? समराइजिंग एक्सप्लेन करना, कि ये नहीं कि ट्रायल बैलेंस, बट समराइजिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है. एक स्टेटमेंट होती है जहां पे सारे लेजर अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे. क्लियर? पर्पस क्या है? कंसोलिडेशन. पर्पस सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन है. क्या कोई नई इंफॉर्मेशन दे रहा है ट्रायल बैलेंस? नो, कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है वो तो लेजर ऑलरेडी दे चुका था. बट लेजर में सब कुछ स्कैटर्ड था, लेजर में सब कुछ स्कैटर्ड था. इसमें एक ही पेज पे या 2 पेजेस में आपके सामने सब कुछ आ गया, हर एक अकाउंट का फाइनल फिगर. ट्रायल बैलेंस का पर्पस था कंसोलिडेशन एंड चेकिंग द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, वो सब बात की बातें हैं. बट अगेन कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, सुयश, क्या ट्रायल बैलेंस से, नाम मैं तब लूंगा जब मेरे को लगा कि ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है, इसका आंसर पता होना चाहिए अब तक. बट क्या ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है? क्या ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है? यस, विदाउट एनी फर्दर कैलकुलेशन. क्या ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट और लॉस पता चल रहा है? जब भी मैं बोलूंगा कि क्या ट्रायल बैलेंस से ये पता चल रहा है, इसका मतलब कि ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है कि कितना प्रॉफिट हुआ, या आपको अभी भी कुछ करना पड़ेगा? तो अगर अभी भी कुछ करना पड़ेगा तो वो नहीं दिखा रहा ना. बात समझ आई?
अब तक ये चीज ऑब्वियस हो जानी चाहिए थी कि जब मैं पूछ रहा हूँ जर्नल से क्या प्रॉफिट पता चल रहा है, तो इसका मतलब था कि उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है। जर्नल में क्या हो चुका था? नहीं। तो क्या ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट कैलकुलेट हो चुका है? नहीं हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस से भी प्रॉफिट नहीं पता चल रहा है। ट्रायल बैलेंस विल बी यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उससे इंफॉर्मेशन यूज करी जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। तो ये मैं नीचे लेके जा रहा हूं। समराइजिंग, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। समराइजिंग कंटिन्यू। समराइजिंग का फर्स्ट स्टेप था प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सेकंड स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है? अब फाइनली वो दिन आ गया कि आप प्रॉफिट चेक कर पाएंगे। इनकम स्टेटमेंट्स होती हैं स्टेटमेंट्स which are prepared to check the profitability of the business. अब it depends on the type of the business कि आप sole proprietorship हो। sole proprietorship, sole proprietorship क्या होती है? जिसमें सिंगल ओनर होता है। तो अगर जैसे मैं सिंगल ओनर हूं तो मैं क्या रन कर रहा हूं? नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? इसे ये सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या है ये? सोल प्रोप्राइटरशिप। एक होती है पार्टनरशिप। ये मैं क्या लिखवा रहा हूं? नेचर ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप, टू और मोर ओनर्स। और एक होती है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जिसे कहते हैं, कंपनीज। तो तीन टाइप की बिजनेस एंटिटीज होती हैं, एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक पार्टनरशिप और एक कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इनकम स्टेटमेंट में क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी इनकम स्टेटमेंट में क्या बनाती है? उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, अभी सिर्फ नाम पता होना चाहिए। तो अगर मैं पूछूं कि व्हाई डू वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट्स, व्हाई डू वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट्स? टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट्स में? तो उसको वो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनीज बनाती हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो थियोरेटिकली आपको ये पता होना चाहिए, बट 11th में जो आप बनाना सीखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि 11th में हम सिर्फ प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स बना रहे होंगे। पार्टनरशिप और कंपनीज 12th में। बट समराइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बन गया। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स। तो इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या बन रहा है और क्यों बन रहा है? क्लियर? क्यों बन रहा है? टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी। क्या बन रहा है? पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों का पर्पस ही प्रॉफिटेबिलिटी है। और कंपनीज के केस में बन रही है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिटेबिलिटी बस ये बताता है कि आपने इस साल कितना, इस साल उस साल की परफॉर्मेंस बता रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी होती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, एक साल की इंफॉर्मेशन है। समराइजिंग का लास्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ पोजीशन स्टेटमेंट। तो जो पोजीशन स्टेटमेंट बन रही है उसका नाम होता है क्या? बैलेंस शीट। क्या होता है? बैलेंस शीट। व्हाई डू वी प्रिपेयर अ बैलेंस शीट? इट हेल्प्स इन ascertaining the financial position। सर प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन दो अलग चीजें होती हैं। हाँ बेटा ध्यान से सुनना, अभी तो सब कुछ ही नया है आपके लिए, तो आराम आराम से वर्ड्स अंडरस्टैंड करने। प्रॉफिटेबिलिटी ये बताता है कि इस साल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हो सकता है आपका 21-22 में प्रॉफिट हुआ, 22-23 में लॉस हो गया, फिर 23-24 में और ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो हर साल का रिजल्ट अलग हो सकता है।
बट फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है, फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है कि ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2023 को आपका एंड हुआ FY 22-23, तो ऑन दैट डेट आपका टोटल बैंक बैलेंस क्या था। तो अगर आपका टोटल बैंक बैलेंस फॉर एग्जांपल 50 करोड़ आ रहा है, तो क्या जरूरी है कि आपने उसी साल कमाए, या वो उस साल का बैलेंस है या उस डेट पे क्लोजिंग बैलेंस है। अगर मैं बोल रहा हूं कि बैंक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023 इज 50 करोड़, वो उस पर्टिकुलर ईयर से सिर्फ रिलेट करता है या वो उस दिन का बैलेंस है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, वो उस दिन के बैलेंसेस बताती है। तो फिर वो उस डेट का हुआ, मैं कह रहा हूं चलो उस डेट का हुआ 50 करोड़, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन सेम ही है, क्या उसमें सिर्फ उस साल की ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी या उस डेट तक जितनी भी हुई हैं उन सबका फाइनल रिजल्ट अभी की मेरा बैलेंस इतना है 50 करोड़, अक्यूमुलेटेड या सिर्फ उस साल का। अक्यूमुलेटेड, यस सर। व्हाई? आप सोचो कि आपका ईयर कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को आपके बैंक बैलेंस ऑलरेडी 30 करोड़ था। फिर इस साल आपने कुछ खरीदा, कुछ बेचा, खुद आए, कुछ गए, खर्चे हुए, एट द एंड ऑफ द ईयर आपका बैलेंस हो गया 50 करोड़। तो बैलेंस शीट इज योर ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, इट शोज द ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो अगर पूछेंगे आपकी नेट वर्थ क्या है, होता ना कि किसी की जैसे रैंकिंग होती है, टॉप 10 रिचेस्ट कौन है, तो टॉप 10 रिचेस्ट में आपकी नेट वर्थ देखी जाती है। तो वो जो नेट वर्थ होती है कि फॉर एग्जांपल हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कब का पता है? नहीं, एलोन मस्क स्टीव जॉब्स का पता है मेरे को, उसके अच्छा। बारे में इंटरनेट में खोल के देखा है एक बार। बस मतलब इतना दुख उसके मरने का। नहीं भाई नहीं, हाँ वो 5th नंबर पे है। या अल्लाह, वो 5th पे है, तो हमारा क्या होगा? मेरी तो लुई विटॉन का ओनर वो हाँ तो वो बर्नार्ड आर्नोल्ड है, वॉरेन बुफे तो बर्कशायर हैथवे का ओनर है। वो बेचारा फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में, वो फैशन रिटेल में, मतलब लुई विटॉन, और मतलब बूढ़े अंकल बेचारे इतने दिमाग लगा लगा के उन्होंने पैसे कमाए। पॉइंट who is the richest person? Bernard Arnold. Who is the and family who are the owners of LV, Louis Vuitton. Point. उसकी नेटवर्थ है एज ऑन डेट अप्रोक्सीमेटली $190 बिलियन। Now what does that mean? नेटवर्थ उसकी है, तो वो क्या उसकी उस साल की इनकम है? No. Accumulated wealth as on date. तो फाइनेंशियल पोजीशन होती है योर अक्यूमुलेटेड वेल्थ एज ऑन डेट, जिसमें दोनों चीजें कंसिडर करी जाएंगी, व्हाट यू ओन एंड व्हाट यू ओ। आपके लोन्स भी कंसिडर किए जाएंगे, आपके एसेट्स भी कंसिडर किए जाएंगे। नेट वर्थ आपकी क्या है? तो फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी दो बहुत अलग चीजें होती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी बताती है सिर्फ उस साल की परफॉर्मेंस के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है ओवरऑल अक्यूमुलेटेड वेल्थ के बारे में, ओवरऑल पोजीशन के बारे में। तो जब आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वुड यू बी जस्ट इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिटेबिलिटी और बोथ? व्हाई बोथ? लाइक उनकी फाइनेंशियल पोजीशन से हम ये पता लगा सकते हैं आगे क्या होगा, ये क्या होगा। फाइनेंशियल पोजीशन से ना कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में पता चलता है। प्रॉफिट तो उस साल का है, अब फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो सिर्फ उस साल के खर्चे और इनकम्स लेंगे। अगर मेरे पास पहले से 100 करोड़ की मशीनरी पड़ी है जो मैंने पहले खरीदी है, इस साल दोबारा नहीं खरीदी क्योंकि मेरे पास पहले से पड़ी है, अब मैंने इस साल दोबारा नहीं खरीदी, तो इस साल के एक्सपेंसेस में आ रहा होगा क्या? नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरे पास तो एग्जिस्ट करती है ना, तो इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं आ रहा होगा, तो इनकम स्टेटमेंट तो उसको शो ही नहीं कर रही होगी, उससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन शो नहीं कर रही होगी, बट मेरे पास तो है। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपके ओवरऑल एक्चुअल वर्थ बताती है, आपकी कैपेसिटी बताती है। तो बैंक्स तो डेफिनेटली, कोई भी आपका पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है आपके बिजनेस में, तो दे वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड इन नोइंग योर ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन।
तो समराइजिंग ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दोनों आती हैं, क्या आती है? इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दोनों को कलेक्टिवली बोलते हैं। बात समझ आई? इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। पोजीशन स्टेटमेंट क्या बताती है? सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन दोनों को कलेक्टिवली बोला जाता है। कोई डाउट? समराइजिंग डन। समराइजिंग पे आपको पता चला कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। फिर उसके बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब आप एनालाइज कर रहे हैं कि कैसा रहा हमारी परफॉर्मेंस, कैसी रही। हो सकता है आप खुद एनालाइज कर रहे हो, या हो सकता है कि जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस में वो एनालाइज कर रहे हो। एनालिस्ट तो कोई भी हो सकता है। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द वेरियस यूजर्स। कम्युनिकेटिंग में क्या हो रहा है? शेयरिंग द रिजल्ट्स। शेयरिंग द रिजल्ट्स। कौन से रिजल्ट्स? फाइनेंशियल रिजल्ट्स with the various users. Communicating, so internal user, external users, banks, government agencies, financial institutions, owners, management. तो ये है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो मैं बहुत ही आराम से चलना, इनिशियली जिस स्पीड पे जा रहे हैं जाने दो, ठीक है ना? अगर स्कूल में फास्ट चल रहे हैं चलने दो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी स्ट्रांग होगी ना, आगे का काम उतना इजी हो जाएगा, उतना इजी हो जाएगा। बेस स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। तो ये प्रोसेस आपको 3 चीजें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा। अब आई विल कम बैक टू द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अगेन। अब सोचो कि 45 मिनट्स पहले हमने मीनिंग सुना और अब सुनेंगे और उसमें जमीन आसमान का फर्क हो। और मेरी एडवाइस होगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इन सच अ वे कि कभी जिंदगी में दोबारा ना करना पड़े। Visualize. What is accounting? Accounting is a systematic process of recording. अब सीक्वेंस बनेगी ना, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्लासिफाइंग होगी, फिर समराइजिंग होगी, फिर एनालाइजिंग होगी, फिर इंटरप्रिटेशन होगी और लास्ट में होगी कम्युनिकेटिंग। बट किन चीजों की? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्लियर? तो ये है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आपको ये मीनिंग के लिए बाकी जस्ट रीड। तो मीनिंग कवर हो गया, अकाउंटिंग प्रोसेस कवर हो गया, एंड इसके साथ क्या कवर हो गया? एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। यही तो अभी हमने सुने। तो जो मैंने बोला ना वो सब मिलेगा आपको। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले क्या हो रहा है? आइडेंटिफिकेशन। फिर क्या हो रहा है? मेजरमेंट। फिर क्या हो रही है? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहां पे हो रही है? जर्नल। फिर क्या हो रहा है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहां हो रही है? लेजर में। फिर क्या हो रहा है? समराइजिंग। समराइजिंग में सबसे पहले क्या बना? ट्रायल बैलेंस, फ्रॉम विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या बन रहा है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। और उन्होंने तो लिख दिया या तो ये बनाओ या ये बनाओ, तो पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और कंपनीज बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर बनाते हैं बैलेंस शीट। बट ये भी समझ आना चाहिए कि मतलब, तो प्लीज ये बुक में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बताऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो व्हाई डू वी प्रिपेयर, बस वन लाइनर पता होना चाहिए। तो व्हाई डू वी प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट्स? To ascertain the profitability. Why do we prepare the balance sheet? Correct. To ascertain the financial position. Which statement is prepared to ascertain the financial position? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो पूरे बुक्स को बोला जा रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो 2 चीजें बन रही हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट। मैं पूछ रहा हूं विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू ascertain the financial position?
Income statement tells us about the profitability. Which is the statement? Position statement तो general term है, जैसे income statement general term है, exact है trading and profit and loss account, तो position statement तो general term है, exact नाम क्या है उसका? Balance sheet. Balance sheet is the position statement. Balance sheet is prepared to ascertain the financial position. What is a balance sheet? A statement which tells us about the financial position of the business entity on a particular date. On a particular date. समझ आई बात? Then analysis and interpretation, and last step is communicating. तो आ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग? कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? ध्यान से देखना, दो सेपरेट क्वेश्चन होते हैं. व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग? एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज अ सेपरेट क्वेश्चन. व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग इज अ सेपरेट क्वेश्चन. सर लेकिन आपने तो ये बताया ना व्हाट इज द लास्ट स्टेप, और आप पूछ रहे हो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट. तो आपने यहाँ तो वो सेम हो तो ठीक है, अलग है तो आपने तो बताया ही नहीं. मैंने कह रहा हूं मैंने नहीं बताया. सोचो, To understand. एंड प्रोडक्ट एक स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्टिव नहीं. एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट. यूजर्स को अपना प्रॉफिट और लॉस का पता चलना. गुड. रॉन्ग. Profit. Balance sheet. Balance sheet. End product of the process is the balance sheet. This comes from profit, this comes from. वो तो फिर पूरा प्रोसेस ही हो गया ना, वो तो पूरा प्रोसेस ही हो गया. अब अपना आंसर जबरदस्ती फिट करने की कोशिश ना करें. एंड प्रोडक्ट इज बैलेंस शीट. एंड प्रोडक्ट इज बैलेंस शीट. ओके, क्लियर? जस्ट रीड वंस. अभी कोई नहीं जा रहा कहीं.